वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि कल की क्लास में हम लोगों ने करा था कि कंसिडरेशन क्या होता है, और इसके आगे हम लोगों ने बात करा था फ्री कंसेंट क्या होता है। इन सभी टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है बेटा, है तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पोर्शन है, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन क्या होता है, अगर आपका कंसिडरेशन का ऑब्जेक्ट अगर अनलॉफुल होगा तो क्या होगा। इस तरह की हम चीजों को डील करेंगे बेटा। आइए, तो जिन बच्चों ने हमारी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, आप जाकर के चैनल पे देख सकते हैं, अपलोडेड है ऑलरेडी। तो वो देखेंगे तो आपको चीजें हेल्प होगा। सीक्वेंस को जरूर फॉलो करना, क्योंकि सीक्वेंस में देखेंगे तो चीजें आपको एक दूसरे से इंटरलिंक कर पाएंगे। समझ गए बेटा? तो जो मैं आपको बात बता रहा हूँ उस बात को फॉलो कीजिएगा, तो चीजें बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए किए हुए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे बेटा। आइए, अगर हम बात करें बीकॉम सेमेस्टर 1 का है बेटा, बिजनेस लॉ। और यहां पर आपका हेडिंग की बात करें, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन क्या होता है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी हम कराएंगे बेटा। आइए बच्चे, एक बार ओवरव्यू ले लो कि हम लोग करने वाले क्या है इसके अंदर। तो लीगलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में लीगलिटी का मतलब क्या होता है, लॉफुल वर्सेस और अनलॉफुल एक्ट क्या होता है, और उसके बाद वॉइड एग्रीमेंट और इसके क्या रूल्स होते हैं बेटा। उसके बाद रेस्ट्रेंट इन मैरिज, मैरिज को रोकना, शादी विवाह को रोकना, और व्यापार बिजनेस को रोकने का काम जो होता है क्या वॉइड है या नहीं है, उसके बारे में हम बात करेंगे। वेजरिंग एग्रीमेंट वर्सेस इंश्योरेंस की कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वेजरिंग क्या होता है और इंश्योरेंस की कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। और उसके बाद लास्ट में हम इसको रिकैप करते हुए समरी एक बार रिकैप करके फिर हम लोग आगे बैठेंगे बेटा। चलिए, आइए बेटा, यहाँ पर अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, आज हमने एनिमेशन भी लगाया है जिससे कि चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर इलीगल वर्ड है तो चीज़ें थोड़ा सा अगर रहेगा एनिमेटेड वे में तो आपको अच्छा भी लगेगा। समझ गए बेटा? इसलिए हमने इसको लगवाया है। आइए, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बेटा, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है बेटा। तो यहाँ पर सिंपल वर्ड में कहें अगर हम, तो यहां पर आपका कंसिडरेशन का ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, लीगलिटी होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। आइए देखते हैं, यहां पर अगर बात करें, अ डीप dive into void agreement under Indian Contract Act. Welcome to the presentation of exploring critical object and consideration with the framework of Indian Contract Act law. We will delve into the provisions under state word constitution law, और उसके बाद एग्जामिनेशन वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, बहुत तरह के एग्रीमेंट होते हैं, हम बात करेंगे वॉइड अंडर लॉ। दिस सेशन एम्स टू प्रोवाइड कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ। तो ये आपको सब कुछ बताएंगे यहाँ पर कि किस तरह के वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, इसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं बेटा। आइए, सबसे पहले हम लोग अगर एक बार बात करें इंट्रोडक्शन टू लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर क्या मतलब होता है बेटा कि आपका ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए, आपका कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, उसका मतलब क्या समझते हो। तो आइए अगर बात करें बेटा, अकॉर्डिंग टू आईसीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आईसीए का मतलब होता है बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिक्लेयर एनी एग्रीमेंट वॉइड, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा कब, जब इसका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन बेटा अनलॉफुल होगा। तो कभी भी अगर किसी भी अगर एग्रीमेंट की अगर हम बात करें बेटा, ये अनलॉफुल है या कैसा है बेटा, इसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है या तो इसका कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट अगर लॉफुल है, अनलॉफुल है, तो बेटा ये वॉइड बन जाएगा। ये बात का ध्यान रखेंगे। दिस प्रिंसिपल इनहेरेंस्ड सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट। तो सिंपल वर्ड में ये समझेंगे कि अगर किसी भी एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है या उसका कंसिडरेशन अनलॉफुल है, उस कंडीशन में आपका एग्रीमेंट सेल भी वॉइड बन जाता है, तो आपका एग्रीमेंट वॉइड बन जाएगा, ध्यान रखेंगे। आइए हम यहाँ पर कोर एलिमेंट्स की अगर बात करें बेटा, यहाँ पर तो अंडरस्टैंडिंग द लीगलिटी object and consideration involve analyze two aspect, the nature of object of the agreement and nature to consideration action। तो बेटा हम यहाँ पर अगर बात करते हैं जब भी void agreement की, तो यहाँ पर दो चीज का ध्यान रखना होता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या है, ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है, और यहाँ पर एग्रीमेंट का कंसिडरेशन क्या है, क्या चीज में इन्वॉल्व है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सिंपल वर्ड में आप ये समझिए, किसी भी एग्रीमेंट का अगर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होता है या इमोरल होता है या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होता है, इस कंडीशन में आपका एग्रीमेंट वॉइड बन जाता है। आइए बच्चे, एक एक करके हम लोग इन चीजों को देख रहे हैं। आइए यहाँ पर समझेंगे व्हाट इज लॉफुल कंसिडर। जब हमने आपको बताया कि अगर आपका एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा, अगर आपका कंसिडरेशन का ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या बन जाएगा बेटा, वॉइड बन जाएगा। तो जब हमें ये समझ में आ गया कि अगर ऑब्जेक्ट इसका अनलॉफुल होगा सर,
अगर इसकी कंसिडरेशन अनलॉफुल अगर होती है तो इसका एग्रीमेंट वॉइड बन जाता है। तो हमें ये बताइए कि लॉफुल एग्रीमेंट क्या होता है, ये लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए। तो ये व्हाट इज अ लॉफुल कंसिडरेशन, तो लीगलिटी होना चाहिए बेटा, जो कानूनन रूप से वैलिड होना चाहिए, हर लोग उसको स्वीकार कर सके, पब्लिक पॉलिसीज, मोरालिटी, और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है बेटा। तो आइए एक एक करके हम इन सभी चीज को एक बार समझ लेते हैं कि लीगलिटी का मतलब आखिर क्या है। जब हमें ये पता चल चुका है कि अनलॉफुल का मतलब क्या होता है, तो लॉफुल चीजों को भी हम देखते हैं। द कंसिडरेशन मस्ट नॉट इन्वॉल्व, द कंसिडरेशन मस्ट नॉट इन्वॉल्व एनी इलीगल एक्टिविटीज फॉर कॉन्ट्रैम्स any legal provisions. This principle ensure fairness and ethical conduct within the agreement. कहने का मतलब ये होता है बेटा कि ऐसा कंसिडरेशन जिसके अंदर इलीगल एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं है, जिसके अंदर इलीगल एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं है बेटा, हम उसको बोलते हैं लीगल पार्ट, हम उसको लीगल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। पब्लिक पॉलिसी, कंसिडरेशन मस्ट नॉट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, यानी कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए बेटा, मस्ट नॉट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, यानी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए बेटा, हम उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक पॉलिसी बोलते हैं। तो पब्लिक के खिलाफ में नहीं होना चाहिए, इस तरह की एक्टिविटीज को हम क्या बोलेंगे बेटा, पब्लिक पॉलिसी बोलेंगे। थर्ड नंबर में हम बात करें, कंसिडरेशन मस्ट नॉट, इमोरल नहीं होना चाहिए बेटा, वायोलेट पब्लिक मोरल्स, यानी पब्लिक की जो मोरालिटीज की हम अगर बात करें तो इसको वायोलेट नहीं करते हुए होना चाहिए बेटा, हम उसको बोलेंगे लीगलिटी। फिर एग्जांपल को देखते हैं, वाइल पेमेंट फॉर लेगिटिमेट सर्विसेज रिप्रेजेंट लॉफुल कंसिडरेशन, अग्रीइंग टू कमिट अ क्राइम वुड बी कंस्टिट्यूट अनलॉफुल। तो बेटा जी यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर अगर क्राइम की अगर बात करें तो अनलॉफुल एक्टिविटीज है, तो यहां पर अगर आप पेमेंट कर रहे हैं लेगिटिमेट सर्विसेज को तो ये लॉफुल ऑब्जेक्ट को, कंसिडरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट अगर किसी क्राइम को प्रमोट कर रहे हैं वो अनलॉफुल एक्टिविटीज है बेटा। तो सबसे पहले अगर हम लॉफुल कंसिडरेशन की बात करें तो लीगलिटी होना चाहिए, पब्लिक लीगलिटी का मतलब होता है इसका ऑब्जेक्ट लीगल फॉर्म में होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। पब्लिक पॉलिसी का मतलब ये पब्लिक के खिलाफ में नहीं होना चाहिए, पब्लिक के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए बेटा, तो हम उसको कहेंगे वैलिड कंसिडरेशन। आइए उसके बाद एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है बेटा, इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ऐसा कौन सा एग्रीमेंट होती है बेटा जो पब्लिक की अगेंस्ट होती है, अपोज्ड होती है, खिलाफ होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये डेफिनेशन को देखते हैं, एग्रीमेंट दैट रन्स काउंटर टू कॉमन गुड, सोसाइटियल वेलबिंग और स्टेट पॉलिसीज आर कंसिडर्ड एज वाइड। दिस प्रिंसिपल्स एम्फासाइज द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस ऑफ द पब्लिक वेलफेयर। बेटा हम इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एग्रीमेंट जो है पब्लिक की अगेंस्ट है। आइए यहां पर देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं एंगेजिंग इन द ट्रेड विद द एनिमी। अगर आप व्यापार कर रहे हो किसके साथ, एलियन एनिमी के साथ, या आप अपने दुश्मन के साथ, शत्रु के साथ, ड्यूरिंग द वॉर। बेटा जी अगर ड्यूरिंग द वॉर अगर आप कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो किसी एनिमी के साथ, शत्रु के साथ, तो बेटा ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इस तरह के एग्रीमेंट जो होता है पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होता है बेटा। उसके बाद अटेम्प्टेड टू इन्फ्लुएंस द इलेक्शन विद द ब्राइब्स फॉल अंडर दिस कैटेगरीज। तो बेटा यहां पर सिंपल वर्ड में ये समझ लो, एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो समाज के खिलाफ होती है, ये सोसाइटी के खिलाफ होती है। यहां पर ये बात आपको समझना पड़ेगा कि ये एग्रीमेंट ऐसा होता है जहां पर जो चीज मना किया गया है वही चीज आप कर रहे हैं। आप एनिमी जो आपके दुश्मन है उसके साथ आप नहीं कर सकते हैं ट्रेडिंग, कब, जब वॉर के सिचुएशन में, फिर भी आप वहां पर ये इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो बेटा ये एग्रीमेंट क्या होता है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाता है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। बेटा जी यहां पर अगर आप किसी को शादी को रोकने का काम कर रहे हैं, किसी को मैरिज को रेस्ट्रेंट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वाइड। अगेन ये वर्ड माना जाएगा। डेफिनेशन को समझते हैं, सेक्शन 26 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि एनी एग्रीमेंट दैट रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मैरी इज अवॉइड। भाई साहब यहां पर कोई भी एग्रीमेंट जो किसी को मैरी करने से रोक रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो वॉइड। बट दिस प्रिंसिपल एम्फासाइजेस फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड पर्सनल ऑटोनॉमी। ये कहता है कि उसकी पर्सनली जो आज़ादी होती है, जो फ्रीडम होती है बेटा, जो व्यक्तिगत उसकी आज़ादी होती है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो मैरिज को रेस्ट्रेंट करने का जो एग्रीमेंट होता है बेटा, अगेन ये वॉइड माना जाता है। किसी का शादी का रोकने का अगर जो कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप रोक रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वॉइड। क्लियर है बात।
एक्सेप्शंस को देखते हैं बेटा, क्या इसका एक्सेप्शन है, क्या इसका अपवाद है। हाउएवर देयर इज एन एक्सेप्शन फॉर माइनर, एन एग्रीमेंट रेस्ट्रिक्टिंग मैरिज कैन वैलिड व्हेन अ माइनर इज इन्वॉल्व। बेटा अगर इस एक माइनर को अगर आप शादी करने से रोक रहे हैं तो ये वैलिड माना जाएगा, बट अगर मान लीजिए मेजर पर्सन को अगर शादी करने से, मैरिज करने से रेस्ट्रेंट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वॉइड। अगर माइनर को रोक रहे हैं शादी करने से तो ये वैलिड माना जाएगा, बट अगर मेजर को अगर आप मैरिज करने से अगर रिस्ट्रेंट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वॉइड। आई बात समझ में, क्लियर है पॉइंट्स। तो यही चीज हम बेटा यहाँ पर एनिमेशन के थ्रू दिखाए हैं, जो पिक्चर आपके माइंड में होते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट वर्ड्स आपके माइंड में नहीं होते हैं, आपके माइंड में उसकी एनिमेटेड रहती है, तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए हमने डाला है। आइए, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। बेटा जी किसी को व्यापार करने से रोकना, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो वॉइड। आइए देखते हैं, सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये डिक्लेयर करता है कि एग्रीमेंट दैट रेस्ट्रिक्ट लॉफुल ट्रेड, अगर किसी का लॉफुल बिजनेस को रोकने का जो एक्टिविटीज होता है, लॉफुल ट्रेड, प्रोफेशन, बिजनेस, ये सारे के सारे वर्ड बन जाते हैं। दिस प्रिंसिपल्स प्रमोट कंपटीशन एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। तो बेटा यहां पर किसी को लॉफुल बिजनेस करने से रोकने का काम, लॉफुल प्रोफेशन करने से रोकने का काम, ये वॉइड माना जाता है कि किसी को लीगली तरीके से आप रोक नहीं सकते हैं, वो व्यापार कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, a person agreeing not to open shop near another existing shop would fall in the categories। बेटा जी यहां पर मान लीजिए एक शॉप, एक दुकान है, क्या उसके बगल में दूसरा भी शॉप तो हो सकता है, बट अगर आप उसको नहीं खोलने दे रहे हैं या आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं बेटा। किसी को लॉफुल प्रोफेशन, ये लॉफुल बिजनेस करने का अधिकार है, ट्रेड करने का अधिकार है, बिजनेस करने का अधिकार है। अगर इन अधिकार को अगर आप हनन करते हैं, इस अधिकार को अगर आप रोकते हैं तो ये वॉइड बन जाता है। आइए एक्सेप्शंस की बात करते हैं बेटा। यहां पर हाउएवर एक्सेप्शन टू द exist, for instance the partnership act allows for restriction on the sale of goodwill। बेटा जी पार्टनरशिप एक्ट जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको बताऊंगा कि यहां पर पार्टनरशिप एक्ट ये अलाउ करता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि सेल ऑफ गुडविल, बट ये पार्टनरशिप में एंश्योर फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो ये बेटा पार्टनरशिप का क्वेश्चन है कि जहां पर अगर आप सेल ऑफ गुडविल, अगर आपने गुडविल बेच दिया है तो उस कंडीशन में ये चीज हो सकता है, बट नॉर्मल सिनारियो में अगर लॉफुल तरीके से कोई अगर बिजनेस कर रहा है, कोई ट्रेड कर रहा है, कोई प्रोफेशन कर रहा है, तो आप उसको रोक नहीं सकते हो। अगर रोकने का अगर काम कर रहे हो, उसको अगर स्टॉप कर रहे हो, तो इस तरह के एग्रीमेंट करना बेटा अगेन वॉइड माना जाता है। आइए बेटा उसके बाद मीनिंग ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट। बेटा जी हम समझेंगे वेजरिंग एग्रीमेंट का मतलब आखिर होता क्या है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वेजरिंग एग्रीमेंट। देख लीजिए बेटा यहां पर किस तरह से हम लोग मैच देख रहे हैं, बात समझ रहे। यहां पर हम सट्टा लगाते हैं बेटा, यहां पर विन और लॉस के होने के चांसेस 50-50% होते हैं, बात समझिए। यहां पर ये एनिमेशन को देखिए, आपके माइंड में ये चीजें पिक्चर्स रहेंगी, इसलिए हमने ये डलवाया है कि ताकि बच्चों को ये चीजें याद रहें। आइए वेजरिंग एग्रीमेंट को हम समझते हैं। A wagering agreement is a type of agreement based on the outcomes of uncertain event। बेटा अगर आपने यहां पर अगर मैच हो रही है और वहां पर आपने क्या करा, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, कहा कि मान लो ये पार्टी, अगर मान लीजिए जैसे कि अगर हमने कहा वहां पर सट्टा लगाते हैं, तो वहां पर अगर कोई भी पार्टी, अगर मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का अगर मैच हो रहा है, तो वहां पर 50-50% है कि कौन पार्टी जीतेगा कौन हारेगा। तो यहां पर किसी ये एक इस टाइप का एग्रीमेंट होता है बेटा, ये डिपेंड करते हैं अनसर्टेन इवेंट पे, कि यहां पर लूज की भी सिचुएशन होती है और विन करने की सिचुएशन, 50-50% के चांसेस होते हैं। 50% चांसेस होते हैं कि कोई एक पार्टी जीतेंगे, 50% चांस होती है कि वो हार भी सकते हैं। तो यहां पर दो चीजें होता है बेटा। तो इसका अगर आउटकम्स की अगर बात करें तो अनसर्टेन इवेंट के ऊपर है, वेयर नाइदर पार्टी हैज कंट्रोल ओवर द आउटकम्स, किसी पार्टी के ऊपर अधिकार नहीं होती कि उसको आप रोक सके। भाई जिसको जितना है वो जीतेंगे, जिसको हारना है वो हारेंगे, आप तो अंदाजे लगा रहे हैं ना बेटा। दिस एग्रीमेंट इन्वॉल्व द एलिमेंट्स ऑफ चांस ऑफ रिस्क, यहां पर रिस्क होता है, चांस ऑफ रिस्क होता है कि बेटा कौन सा पार्टी जीतेगा कौन सा पार्टी हारेगा। तो एग्जांपल्स, इट इंक्लूड्स बेटिंग ऑन द क्रिकेट मैचेस, बिल्कुल सही बात। बाइंग लॉटरी, क्या लॉटरी खरीदते हैं तो क्या 100% चांसेस होती है कि जो आप खरीदते हैं उसी में आपका काम हो जाता है, नहीं होता है। टिकट्स, उसके बाद पार्टिसिपेटिंग इन द गेम्स चांसेस, उसके बाद दिस टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट
अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ इवेंट्स। बेटा जी प्रिडिक्शन आप 100% नहीं कर सकते, तो वेजरिंग एग्रीमेंट एक ऐसा अग्रीमेंट होता है बेटा जहां पर किसी इवेंट को होने का चांसेस अनसर्टेन होता है, या 50-50% चांसेस होता है कि वो चीज हो जाए। समझ गए? जैसे आपने कहा कि आज बारिश होगी, मैंने कहा नहीं होगी, तो यहां पर चांसेस 50% हो सकता भी, हो सकता बारिश हो जाए, हो सकता ना हो, तो यहां पर चांसेस विल बी 50%, और ये इवेंट होने के चांसेस जो है अनसर्टेन है। दिस इज कॉल्ड वेजरिंग अग्रीमेंट। क्लियर है पॉइंट्स बेटा? चलिए, उसके बाद वॉय वेजरिंग एग्रीमेंट इज आर वॉइड। भाई क्यों ऐसा माना जाता है कि वेजरिंग नेचर के जो एग्रीमेंट होते हैं वॉइड होते हैं? क्योंकि यहां पर गैम्बलिंग नेचर कल्चर होता है बेटा, लैक ऑफ कंसिडरेशन होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सर? गैम्बलिंग कल्चर का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? तो वेजरिंग एग्रीमेंट कैन प्रमोट कल्चर ऑफ गैम्बलिंग, यानी गैम्बलिंग कल्चर वो, यानी वेजरिंग एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो बढ़ावा देता है बेटा किसको? गैम्बलिंग, गैम्बलिंग करना, सट्टा लगाना, यहां पर बेटा लीडिंग टू पोटेंशियल फाइनेंशियल एंड सोशल हार्म, जो समाज के लिए हार्म हो सकता है। समझ गए बात को? तो इसलिए इसको वाइड की कैटेगरी में लिया गया। लैक ऑफ कंसिडरेशन, दे लैक लॉफुल कंसिडरेशन और जेन्युइन म्यूचुअल इंटरेस्ट एज आउटकम्स इज बेस्ड ऑन प्योर चांस। बेटा ये इसकी आउटकम्स की अगर बात करें तो प्योर चांस के ऊपर डिपेंड करता है कि एक अगर कॉइन को आपने उछाला तो वहां पर हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अगर एक कॉइन को अगर आप उछालेंगे तो कोई जरूरी है कि हेड ही आएगा, टेल भी तो आ सकता है। तो 50-50% का चांसेस है बेटा। बात समझ गए? जो आपका इवेंट होने वाला है उस पर आपका अधिकार नहीं है। दिस इज कॉल्ड गैम्बलिंग, दिस इज कॉल्ड वेजरिंग अग्रीमेंट। आइए बेटा हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वर्सेस वेजरिंग एग्रीमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म? आइए बेटा हम लोग समझते हैं कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में क्या होता है बेटा, और यहां पर वेजरिंग एग्रीमेंट। देखिए एक बात का ध्यान रखें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस की बात करें तो वैलिड होता है जहां पर ऑफर भी होती है और एक्सेप्टेंस भी होता है। जब इंश्योरेंस आप लेते हैं तो सब कुछ आपको बताया जाता है, सब कुछ डिस्क्लोज किया जाता है, प्रपोजल फॉर्म होती है बेटा, उसको भरा जाता है, एक्सेप्टेंस दिया जाता है, लीगल फॉर्म में उसको करते हो, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वहां पर आप क्लेम लेते हो। बट यहां पर क्या होता है, वेजरिंग एग्रीमेंट के अंदर क्या होती है बेटा, यहां पर क्या होता है, सट्टा आप लगाते हो, जहां पर किसी घटना के होने की ना होने की 50% चांस होते हैं, या आउटकम्स के ऊपर आपके कंट्रोल नहीं होते हैं बेटा। दिस इज कॉल्ड वॉइड वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट की अगर बात करें बेटा तो ये वॉइड होती है, और इसकी बात करें बेटा तो ये वैलिड होता है, क्योंकि इंश्योरेंस बेचने से पहले, इंश्योरेंस सेल करने से पहले आपको सब कुछ बताया जाता है, ऑफर एक्सेप्टेंस सब कुछ होता है। इंश्योरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा, बेटा ध्यान रखेंगे। आइए डिफरेंस को समझते हैं। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज डिजाइंड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक रिस्क लाइक फायर, इलनेस, दे इन्वॉल्व द प्रीमियम पेड फॉर द प्रोटेक्शन। बिल्कुल सही बात है भाई, इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है, किस लिए? ताकि कल को अगर होने वाले इवेंट, कल को अगर आपके साथ कुछ होती है तो आपके फैमिली को फाइनेंशियल टर्म्स में आपको सपोर्ट करेंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे। भाई आपकी भरपाई तो नहीं कर सकते, किसी इंसान के जाने की भरपाई तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस इंसान के जाने के बाद जो फाइनेंशियल जो वर्डन रहेगा बेटा फैमिली के ऊपर, उसमें उनकी पार्टिसिपेशन होती है, तो ध्यान रखिएगा। क्लियर है पॉइंट्स? उसके बाद अगर बात करें वेजरिंग एग्रीमेंट की बात करें बेटा तो क्या होता है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट्स वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर बेस्ड ऑन चांस। ध्यान रखेंगे बेटा, ये चांस के ऊपर डिपेंड करता है, अनसर्टेनिटी होती है बेटा, विदाउट एंड अंडरलाइंग रिस्क मिटिगेशन। तो बेटा यहां पर रिस्क नहीं होता है, यहां पर चांस की बात करी जाती है। बट यहां इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें बेटा, यहां पर क्या होता है, रिस्क इन्वॉल्व होता है कि किसी ने अगर मान लीजिए पॉलिसी कराया तो प्रीमियम पे करना पड़ेगा। जब प्रीमियम पे करेंगे, ड्यूरिंग द प्रीमियम पे के दौरान अगर मान लीजिए उसके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग होता है तो उसकी फैमिली को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी प्रोटेक्शन देते हैं, क्लेम देते हैं, जिससे कि उनको रिलीफ मिल सके। आइए बेटा वेजरिंग एग्रीमेंट समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं की डिफरेंसेस। द प्राइमरी डिफरेंस लाइज ऑन द पर्पज एंड नेचर ऑफ द अग्रीमेंट। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड सेफ्टी नेट while wagering agreement involve speculations chance। ध्यान रखेंगे, तो इंश्योरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी भी फैमिली को प्रोटेक्शन देता है, जबकि ये करता है स्पेकुलेशंस ऑफ चांस को बढ़ावा देता है बेटा। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस वेजरिंग एग्रीमेंट। आइए हम लोग एक बार बात करते हैं बेटा यहाँ पे की वॉइड एग्रीमेंट की। अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये सारे के सारे वॉइड माना जाएगा। कौन सा? तो यहाँ पर की वॉइड अग्रीमेंट कौन कौन सी हो सकती है, तो मैरिज हो सकता है बेटा, ट्रेड हो सकता है, यहां पर प्रोसीडिंग करना हो सकता है, हार्म हो सकता है बेटा। आइए मैरिज का मतलब एनी एग्रीमेंट दैट रिस्ट्रिक्ट
someone's freedom to marry in a considered is a void। अगर मान लीजिए माइनर को रोक रहे हैं तो ये वैलिड माना जाएगा, अगर माइनर को रोकेंगे तो वैलिड माना जाएगा, अगर मेजर को अगर आप शादी करने से अगर रोक रहे हैं तो ये वॉइड माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। सेकंड, एग्रीमेंट रेस्ट्रिक्ट समवंस एबिलिटी टू एंगेज इन लॉफुल ट्रेड प्रोफेशन एंड बिजनेस, ये वॉइड माना जाता है। एक्सेप्शंस इन लाइक गुडविल सेल्स, जब आप गुडविल को बेच देते हैं उस कंडीशन में, ये पार्टनरशिप का पोर्शन है, एक्सेप्शंस में होता है बेटा, वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। नॉर्मल तरीके से लीगल फॉर्म में आप किसी को रोक नहीं सकते हो किसी तरह के ट्रेड प्रमोशन प्रोफेशन और बिजनेस करने से। अगर बात करें एग्रीमेंट इज अ डेट इंटेंशनली कॉज हार्म और इंजरी टू द अदर्स आर वॉइड, अगर ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जो जानबूझकर किसी के नुकसान होने के लिए, समाज के लिए हार्मफुल वाला एक्टिविटीज कर रहे हो बेटा, तो ये सारे के सारे वॉइड के कैटेगरी में आ जाते हैं बेटा। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आज की क्लास को अगर हम रिकैप करें तो बेटा सबसे पहले हमने बताया लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन के अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस करा सेक्शन 23 के अंदर एग्रीमेंट विथ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑल्सो ये वॉइड बन जाता है बेटा। उसके बाद हमने बताया कि लॉफुल कंसिडरेशन की बात करें मस्ट नॉट इन्वॉल्व इलीगल। लॉफुल कंसिडरेशन एक ऐसा कंसिडरेशन होता है बेटा जहां पर इलीगल एक्टिविटीज नहीं होते, इमोरल नहीं होते, एंटी पब्लिक पॉलिसी एक्शंस नहीं होते बेटा। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, फॉर एग्जांपल ट्रेड विथ एनिमीज। रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज की बात करें बेटा, एक्सेप्शंस माइनर, अगर मान लीजिए माइनर को रोक रहे हैं तो वैलिड है, अगर मेजर को रोक रहे हैं तो वॉइड माना जाएगा। रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की बात करें बेटा तो एक्सेप्शंस अप्लाई टू गुडविल सेल्स, बिल्कुल सही बात है। वेजिंग एग्रीमेंट के अंदर हमने बात करा वॉइड ड्यू टू लैक ऑफ लॉफुल कंसिडरेशन एंड सोसाइटियल हार्म्स होता है बेटा। इंश्योरेंस वर्सेस वेजरिंग की बात करें, इंश्योरेंस इज अ रिस्क कवरिंग कॉन्ट्रैक्ट वाइल वेजरिंग एग्रीमेंट इज अ बेस्ड ऑन चांस की बात करते हैं बेटा। की सेक्शंस की बात करें, सेक्शन 23 कहता है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, सेक्शन 26 कहता है रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, शादी को रोकना। उसके बाद हमने बात करा रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो इस तरह से मैंने सभी चीज को कराया बेटा। बाकी हम लोग मिलेंगे सेकंड पार्ट के अंदर, यहाँ तक आप लोग रिवाइज करिए। कोई भी अगर आपका डाउट्स होता है, कोई भी अगर इससे रिलेटेड कुछ सवाल होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और पीपीटी के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। बाकी वी विल डिस्कस इन सेकंड पार्ट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।